अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 की लेक्चर 16 स्टडी करेंगे और फोकस होगा पावर और अथॉरिटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पावर और अथॉरिटी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते। पावर का सिंपल मतलब है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, यानी किसी के बिहेवियर को इस तरह अफेक्ट करना कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अथॉरिटी थोड़ी और स्पेसिफिक चीज है। अथॉरिटी वो राइट होता है जो किसी पोजीशन के साथ आता है, ताकि वो पर्सन डिसीजंस ले सके और दूसरों के काम को डायरेक्ट कर सके। सिंपल वर्ड्स में अथॉरिटी इंसान की पर्सनैलिटी की वजह से नहीं होती, बल्कि उस कुर्सी या पोजीशन की वजह से होती है जो उसके पास है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अथॉरिटी फॉर्मल हायरार्की के अंदर काम करती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है उसी के अंदर अथॉरिटी यूज होती है। इसीलिए अथॉरिटी कंट्रोल्ड होती है, जबकि पावर कभी कभी वाइडर इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। अब हम आते हैं लाइन और स्टाफ कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि मैनेजमेंट में ये अथॉरिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओवरऑल आइडिया समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग डायरेक्टली मेन काम करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, और कुछ लोग सपोर्ट देते हैं ताकि वो मेन काम और बेहतर हो सके। लाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर पड़ता है। नोट्स में एक एग्जाम्पल दिया गया है, पुलिस पर्सन कंट्रोलिंग द मॉब, यानी यहाँ काम सीधा एक्शन में हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डायरेक्टली सर्व हो रहा है। स्टाफ फंक्शन एडवाइजरी और सपोर्टिव होता है। स्टाफ लोग लाइन पर्सन्स की हेल्प करते हैं ताकि वो अपना काम ज्यादा इफेक्टिवली कर सकें। इसका एग्जाम्पल नोट्स में बजट मैनेज करने वाला पर्सन है। वो शायद डायरेक्टली फील्ड में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी सपोर्ट के बिना लाइन पीपल काम स्मूथली नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल डिफरेंस याद रखो, लाइन डायरेक्ट रिजल्ट से जुड़ा होता है और स्टाफ सपोर्ट और एडवाइस देता है। अब सवाल ये है कि अथॉरिटी इन कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे जुड़ी हुई है। लाइन रिलेशनशिप में सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पर डायरेक्ट सुपरविजन यूज करता है, यानी यहां अथॉरिटी सीधी ऊपर से नीचे जा रही होती है। स्टाफ रिलेशनशिप में यूजुअली डायरेक्ट कमांड नहीं होती। स्टाफ का काम एडवाइस देना होता है, गाइड करना होता है और एक्सपर्ट्स की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसलिए स्टाफ के पास हर सिचुएशन में लाइन जैसी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती। इसी पॉइंट पर डेलीगेशन को समझना बहुत जरूरी है। डेलीगेशन का मतलब है किसी और पर्सन को फॉर्मल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ताकि वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। यानी मैनेजर अपने कुछ काम और उनसे रिलेटेड अथॉरिटी किसी लोअर लेवल पर्सन को देता है। सिंपल वर्ड्स में डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम देना नहीं है, साथ में अथॉरिटी भी देनी होती है, वरना पर्सन जिम्मेदारी तो ले लेगा लेकिन डिसीजन का राइट उसके पास नहीं होगा, और जब डिसीजन का राइट नहीं होगा तो काम इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब एक फाउंडेशनल आइडिया समझते हैं जिसे स्केलर प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल का सिंपल मतलब है कि अथॉरिटी की लाइन टॉप मैनेजमेंट से लेकर हर सबऑर्डिनेट तक क्लियर होनी चाहिए। जितनी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी उतनी ही क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है तो डिसीजन मेकिंग भी बेटर होती है और कम्युनिकेशन भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो तो ये चेन लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस स्ट्रक्चर में देखो, ओवरऑल आइडिया ये है कि अथॉरिटी टॉप पोजीशन से नीचे डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स तक जाती है। सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, फिर उसके नीचे डिफरेंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं और फिर उनके नीचे मैनेजर्स। टेक अवे ये है कि स्केलर प्रिंसिपल हमें दिखाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है और अथॉरिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही लाइन अथॉरिटी का बेसिक सेंस है। सुपीरियर डायरेक्ट सुपरविजन करता है, सबऑर्डिनेट उस रिपोर्टिंग लाइन में काम करता है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन बनता है। अब फंक्शनल अथॉरिटी को समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल अथॉरिटी का मतलब है किसी इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट को ये राइट देना कि वो स्पेसिफाइड प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज को कंट्रोल करे, चाहे उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोग किसी और डिपार्टमेंट में हों। सिंपल वर्ड्स में ये अथॉरिटी का एक स्पेशल स्लाइस होता है। नॉर्मली अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाए तो एम्प्लॉय पर अथॉरिटी उसके लाइन सुपरवाइजर की होती है, लेकिन कभी-कभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने एडवाइजर या स्पेशलिस्ट को ये राइट दे देता है कि वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन मैटर्स पर इंस्ट्रक्शंस दे। यहाँ स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी का फर्क समझना जरूरी है। प्योर स्टाफ सिचुएशन में एडवाइजर बस मशवरा देता है, लेकिन जब उस एडवाइजर को एक्चुअल इंस्ट्रक्शन देने का राइट मिल जाए तो वो फंक्शनल अथॉरिटी बन जाती है।
सोचो इस तरह, पहले एक एक्सपर्ट सिर्फ बोल रहा था कि क्या बेहतर होगा, अब उसको ये भी राइट मिल गया कि वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में कही कि क्या फॉलो करना है। बस वही शिफ्ट फंक्शनल अथॉरिटी है। अब देखते हैं कि स्टाफ का रोल यूजफुल क्यों होता है। आज के टाइम में मैनेजर्स को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके लिए इकोनॉमिक्स, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल नॉलेज चाहिए होती है। हर ऑपरेटिंग मैनेजर हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए स्टाफ एडवाइस इंपॉर्टेंट होती है। स्टाफ का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि स्पेशलिस्ट्स के पास टाइम होता है सोचने का, डेटा गैदर करने का और एनालिसिस करने का। बिजी मैनेजर्स हर वक्त रूटीन और ऑपरेशनल काम में लगे रहते हैं, इसीलिए उनके लिए हर चीज डीपली एनालाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन स्टाफ सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि कभी-कभी लाइन पीपल को लगता है कि स्टाफ उनके काम की रियल ग्राउंड रियलिटी नहीं समझता। इससे लाइन अथॉरिटी अंडरमाइन होने का डेंजर होता है। दूसरी लिमिटेशन लैक ऑफ स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टाफ प्लान सजेस्ट करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लाइन करती है। जब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम इधर-उधर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरी लिमिटेशन है थिंकिंग इन अ वैक्यूम, यानी स्टाफ कभी सिर्फ एडवाइस देता है और खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। इसलिए उस पर यह क्रिटिसिज्म आ सकता है कि उसने प्रैक्टिकल सिचुएशन को फुल्ली फील किए बिना आइडिया दिया। अब हम अथॉरिटी के डिस्पर्जन की बात करते हैं, यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ओवरऑल आइडिया बहुत सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी लोगों को इसलिए दी जाती है ताकि वो जजमेंट यूज कर सकें, डिसीजंस ले सकें और इंस्ट्रक्शंस दे सकें। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर स्प्रेड कर देना। ये डेलीगेशन का ही एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। जितनी अथॉरिटी डेलीगेट होगी उतनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, और जितनी अथॉरिटी टॉप पर रुक जाएगी उतनी सेंट्रलाइजेशन होगी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिकल सेंस में ऐसी सिचुएशन होगी जहां सब कुछ एक ही पर्सन के पास हो, लेकिन फिर सबऑर्डिनेट मैनेजर्स का रोल खत्म हो जाता है और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। इसीलिए नोट्स के मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डिसेंट्रलाइजेशन होती ही है। इस मॉडल में देखो, ओवरऑल आइडिया सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन तक एक कंटिन्यूअम का है। एक साइड पर अथॉरिटी टॉप के पास रहती है और दूसरी साइड पर अथॉरिटी नीचे लेवल्स तक डेलीगेट होती चली जाती है। टेकअवे ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर नहीं होती, बल्कि उनका डिग्री अलग अलग होता है। रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काफी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में पास कर दी जाती है। इससे लोअर लेवल्स पर डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकती है। अब सेंट्रलाइजेशन की 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म समझ लो। पहली है सेंट्रलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल लोकेशन में ऑपरेट कर रही हो। दूसरी है डिपार्टमेंटल सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को एक ही डिपार्टमेंट में कलेक्ट कर देना, जैसे मेंटेनेंस का पूरा काम एक ही डिपार्टमेंट के पास हो। तीसरी है सेंट्रलाइजेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका सिंपल मतलब है डेलीगेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ज्यादा टॉप मैनेजर्स के पास रहना। लेक्चर के एंड पर नोट्स हमें ऑर्गेनाइजिंग के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स भी याद दिलाते हैं। पहला, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को एक्टिविटीज में क्लासिफाई करना। दूसरा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी एक्टिविटीज को लॉजिकल ग्रुप्स में कंबाइन करना। तीसरा, हायरार्की, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और चौथा, कोऑर्डिनेशन, यानी डिपार्टमेंट्स के काम को मिलाकर चलाना। तो आज हमने देखा कि पावर इन्फ्लुएंस की एबिलिटी है, अथॉरिटी पोजीशन का राइट है, लाइन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, स्टाफ सपोर्ट और एडवाइस देता है, डेलीगेशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे ट्रांसफर करती है, और डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को स्प्रेड करती है। इसी के साथ लेक्चर 16 कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।